आप विदेश में ही रह गए, ठीक है। जैसे अंग्रेज सब एक कंपनी खोला था, उसका नाम था वर्जीनिया कंपनी। वर्जीनिया कंपनी में क्या करता था कि भारत से दास लोग, गुलाम लोग को लेके जाके कंपनी में बेच देता था। कंपनी से बेच करके वो लोग को अलग अलग जगह पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पे भेज देता था। तो ऐसे लोग अब वहीं रह गए, अब वो भारत आए नहीं, तो अब वहीं रह गए, वहीं मतलब उनका परिवार रह गया, बच्चे हुए, और बच्चों को पता चला कि हमारे माता पिता भारत के थे। तो ऐसे बच्चे जिनको पता चला कि मेरे माता पिता भारत के थे, हमारे पिताजी भारत के थे, लेकिन गुलामी के दौर में किसी अपरिहार्य कारण से वो बाहर आ गए, तो अब हमको भारत जाना है, अपने देश में रहना है ना। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भारत के थे लेकिन किसी कारणवश वो विदेश चले गए गुलामी के समय में, तो ऐसे बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता ग्रांट करेगी आर्टिकल 8 के तहत। क्लियर है? तो बच्चों को भी नागरिकता यहां पर मिलेगा। हाँ जी, आपको पता है कि नहीं कि आपके दादाजी और दादाजी के दादाजी कहाँ के थे? ये बताइए, बताइए, पता है कि नहीं? पता होगा ना? कैसे पता है? आपके लोगों ने बताया ना आपको, हमें भी पता है कि मैं अभी जहां पे हूं, मेरा घर है, वहां से बहुत पहले दूसरे जगह पे हमारे दादाजी के पूर्वज रहा करते थे। 1948-50 की कहानी है। उस समय तो शिक्षा व्यवस्था उतना डेवलप नहीं था। कौन कहता है कि शिक्षा व्यवस्था डेवलप नहीं था? भाई, आपके संविधान सभा में सब पढ़े लिखे लोग थे, सब के सब इंजीनियर। जनता तो आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट सरकार करने का ना काम है कि जनता का काम है? डॉक्यूमेंट सरकार ना कलेक्ट करती है जी, कि जनता करती है। आ रहा बात अपने पुरखों के बारे में, तो माता पिता अपना बच्चा से बताएगा नहीं कि हम कहां के थे। हाँ, मौखिक रूप से बोल देने से तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अरे वो तो प्रूफ देगा ना, बताएगा ना, चेक होगा ना, डाटा चेक किया जाएगा, बताएगा अपने बारे में, एविडेंस देगा सरकार को, भारत के दूतावास को। है क्यों नहीं एविडेंस मिलेगा? अगर उसके माता पिता पूर्वज रहे हैं तो कैसे नहीं बेटा? अभी कुछ दिन पहले त्रिनाद के प्रधानमंत्री भारत आए थे, भारत मूल के थे, गुलामी के समय वो लोग चल गया था, वहां के प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। आज ऋषि सुनक आते हैं तो उनको पता नहीं है कि उनके माता पिता कहाँ के थे और उनका भारत से क्या संबंध था। क्या बात करते हैं? सबको पता है, सबको पता है। बहुत जगह पर भारत के लोग बाहर में विदेश में सांसद और मंत्री बन के बैठे हुए हैं और सब आते हैं भारत घूमने के लिए। सबको पता है कि हम भारत में हमारा कहाँ घर था और नहीं था। उसके लिए सरकार है, उसके लिए सिस्टम है, सिस्टम के पास सारा डॉक्यूमेंट है, आपके पास नहीं ना है। अभी भी आपके पास, आपको खुद अपने बारे में लगता है कि हम केवल जानते हैं। आज अगर सरकार चाह दे तो आपका पूरा खतियान उलट देगी, यहीं से बैठल बैठल सरकार सब, और आपको पता भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के पास सिस्टम ना है, इक्विपमेंट है, उसके पास औजार है। गूगल छोड़िए, गूगल क्या बताएगा? गूगल आपके बारे में क्या बताएगा? इतना फेमस थोड़ी ना है। हाँ, आपके मोबाइल को हैक कर लेगी, सीधे कंपनी से पूछ लेगी कि कहां कहां बतियाते हैं महोदय, क्या क्या करते, तो हमको बताओ, डाटा दो, है ना, सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसे देखिए। मेन आप लोग देखिए, मेन आप उस चीज को पकड़िए जो आपके काम का चीज है ना। ठीक है, यहां पर क्या है, जो रहा एविडेंस का बात, तो सरकार का काम है, सरकार सारा एविडेंस खंगाल लेती है और सब कुछ डॉक्यूमेंट पता लगा लेती है। ठीक है, आप केवल कह दीजिएगा तो कहिएगा तो सरकार आपके दावे की जांच करेगी, है ना। आप जहां का पता बताइएगा, जो चीजें बताएंगे वहां पर सरकार जाएगी, वहां सिस्टम जाएगा, पता लगाने का कोशिश करेगा। एम्बेसी है भारत का विदेश में, वहां से सूचना भारत को आएगा, भारत से उसे स्टेट को जाएगा, उस स्टेट के होम मिनिस्ट्री को जाएगा, होम मिनिस्ट्री अपने जिला एसपी को बोलेगा, वो जाके वहां के स्थानीय अधिकारी को बोलेगा, चेक करेगा। सरकार के पास पूरा का पूरा सिस्टम है, सरकार अपने पूरे सिस्टम से सारा काम कर सकती है। ठीक है, इसमें बच्चों के लिए कोई स्पेशल, बस इतना है कि इनके माता पिता भारत के होना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, भारत से पाकिस्तान गए, नहीं 8 नंबर बच्चे बाहर में रहते। हाँ, लेकिन अब यदि वो चाहे उनके, अब वाला बात थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना, अब वाला बात आगे करेंगे।
ये अभी संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई समस्या होगा तो पूछिएगा। तो समस्या इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आगे के लिए ये जो बनाया गया, मैंने अभी उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि बनाया गया, संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये अभी के लिए है, अस्थायी रूप से, जब तक कि भारत की संसद एक नया कानून नहीं बना लेती है। तो भारत की संसद ने 1955 में कानून बनाया है, तो कानून आगे पढ़ाएंगे, पहले संविधान पढ़ लीजिए, है ना, धैर्य रखना पड़ता है ना। स्वामीदास मूर्ख थोड़े थे जी, उन्हें कहा धीरज धरहु नर अरु नारी, आप विपत काल परखी हचारी, है ना। धैर्य बहुत मजबूरी चीज होता है ना। अभी देखिए विपक्ष के नेता का विधानसभा में भाषण हो रहा है ना, सधा हुआ भाषण कर रहे हैं, बनना ही है, क्योंकि अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बदल गए, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, विधानसभा अध्यक्ष बदल गए। मैंने कहा था कोई नहीं, देखिए हम लोग तो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई विधायक का हिम्मत नहीं था कि जाए छोड़ के, ये हलंगामा होता, खेला हो वो पगला, कौन खेला करेगा। क्योंकि अगर कोई विधायक अलग होता है तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया हुआ है भारत की सरकार ने, है ना। तो ये बना हुआ है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कि अगर किसी भी कोई भी निर्वाचित विधायक या निर्वाचित सांसद अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी विधायकी ही खत्म हो जाएगी, उसका सांसद नहीं रहेगा। तो जब सांसद नहीं रहोगे तो क्या कर लोगे, फिर तो जाओगे ही नहीं। अगर जाएगा भी तो 2/3 कम से कम जाना चाहिए, 2/3। तो ये जो कहा जा रहा था कि 2 गायब हो गया, 3 गायब, 2-3 गायब होने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि 2/3 गायब ना हो जाए, 2/3 गायब हो जाए, है ना। सब जितना गायब था सब पहुंच गया अभी विधानसभा में, क्योंकि सबको पता है कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसके बाद व्हिप जारी होगा, और अगर कोई आप व्हिप के खिलाफ जाते हैं या व्हिप का अनुशासन नहीं मानते हैं तो पार्टी खुद ही अपने अंदर से अनुशासनहीनता के आरोप में आपको निलंबित कर देगी, तो विधायक क्यों चल जाएगा, है ना। तो हाँ, तो इतना ना सब पेच है कि ये कल मीडिया में सब नेता लोग बोलते रहता है खेला हो वो पगला, खेला इतना मुश्किल आसान है, इतना मुश्किल कोई चाहेगा नहीं कि खेला हो, इतना मेहनत करके तो विधायक बनता है सब, है ना। अब 5 साल से पहले कौन चाहेगा कि चुनाव हो जाए, इसलिए सब चाहता है कम से कम एक बार मिला है तो 5 साल रह जाए, फिर चुनाव आएगा तो देखेंगे, इसलिए सारे विधायक पहुंच गए हैं। और जब विधानसभा अध्यक्ष आराम से हट गए, कौन थे, अवध बिहारी चौधरी थे ना, है ना, तो हट गए, और विश्वास प्रस्ताव 125 के अप्रॉक्स में वोट मिला सत्ता पक्ष का, 112 गया विपक्ष का, तो हट गया आसानी से। तो जब यही डिसीजन हो गया तो सीधी सी बात है अब सरकार बन जाएगी आराम से, है। अभी तो उपाध्यक्ष काम संभाल रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि अध्यक्ष कौन बनेगा, अभी डिप्टी स्पीकर काम संभाल रहे हैं। और एक कंसेप्ट होता है प्रोटेम स्पीकर का, जब राज्य सरकार आप पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। एक होता है प्रोटेम स्पीकर जो अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ये सब काम करने के लिए। खैर, तो ये देखिए इस 5, 6, 7, 8 इस सब में क्या है, नागरिकता कैसे मिलेगी, है ना, इस सब में क्या है, नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक है। और इसके आगे आप देखते हैं कि 9, 10 में की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5, 6, 7, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, ये बताया कि इसमें देख लीजिए केवल कह रहा है कि नागरिकता कैसे मिलेगा, नागरिकता जाने का बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए, आर्टिकल 9 छेद 9। तो 9 क्या कहता है, तो 9 कहता है कि नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब है कि ये नागरिकता समाप्त कैसे होगी, तो नागरिकता को समाप्त करने का आप देखेंगे तो क्या है, नागरिकता समाप्त हो सकती है अगर आप कुछ दुर्व्यवहार कर दे, अगर आप कुछ गलत आचरण कर दे। आप भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक होते हुए आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो मतलब भारत के नागरिक के कर्तव्यों के खिलाफ है ना, कुछ भी ऐसा जो आपने मतलब देशद्रोह टाइप का काम कर दिया, भारत का कहीं वॉर चल रहा है किसी देश के साथ और आप क्या किए कि जाकर के मैसेज लीक कर दिए, है ना,
आपने जाकर के भारत के बारे में कुछ ऐसा मैसेज दे दिया जो शत्रु देश को फायदा कर गया और उससे भारत की हानि हो गई। तो ऐसा कोई भी काम जो आप भारत की के खिलाफ कर रहे हैं, मतलब भारत के संप्रभुता के खिलाफ कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के खिलाफ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो नागरिकता है वो खत्म की जा सकती है, वो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है, बर्खास्त किया जा सकता है ना, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो। लेकिन हाँ, ये करने का काम किसके पास है? तो ये करने का काम जो है सो कर सकता है संसद, ठीक है, संसद ही आपको हटाने का काम कर सकती है। अब एक अगर आपकी नागरिकता जाएगी तो नागरिकता मुख्य तौर से समाप्त हो सकता है, तो इसमें 3 तरह से आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है ना। और वो 3 तरह से क्या समाप्त होगा? तो एक तो आपकी नागरिकता हो सकती है कि निलंबित कर दी जाए, ठीक है, या फिर आपको खुद ही त्याग देना पड़े, है ना। और मुख्य तौर पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 9 जो है वो त्याग का ही बात करता है ना, कि आप नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ दे, ठीक है, त्याग दिया जाए या फिर आप बर्खास्त कर दिए जाए, है ना, आपको आप बर्खास्त कर दिए गए। तो लेकिन मुख्य तौर पे आप समझिए कि आर्टिकल 9 जो है वो किस पर फोकस करता है? त्याग पर फोकस करता है। त्याग के फोकस का मतलब ये हुआ कि रिजाइन कर देना। अब रिजाइन कैसे करेंगे आप? तो जैसे कि आप बिल्कुल किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, है ना, मतलब कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, है ना, दूसरे देश की नागरिकता, अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली, अपने आप आज अगर किसी बाहरी देश की नागरिकता स्वीकार कीजिएगा ना, एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना। भारत का जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा, भारत की नागरिकता आपकी नहीं रहेगी, ठीक है, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आदमी अगर भारत का बाहर का नागरिकता लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये मुख्य तौर पे आर्टिकल 9 कहता है, ठीक है। आप भारत के हैं, आप कहीं बाहर गए हैं तो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस देश की नागरिकता स्वीकार करिएगा तो इमीडिएटली भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लिख लीजिएगा अगर समझ रहे तो, हाँ, कि भारत की सरकार दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करती है। डुअल सिटीजनशिप हैव नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्या राज्य में क्या है? राज्य, आप बिहार के नागरिक हैं क्या? निवासी है ना, तो नागरिकता की तो कोई बात ही नहीं है। नागरिक निवासी मतलब क्या है? ये कोई संवैधानिक वर्ड थोड़ी है, आप रह रहे हैं ना बिहार में, नागरिक तो आप भारत के हैं। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है कि आप बिहार के भी हो और भारत के भी हो। निवासी आप कहीं के भी हो सकते हैं, बिहार के, यूपी के, कहीं के भी। नागरिक आप भारत के हैं, चाहे कोई यूपी में रह रहा हो, चाहे कोई बिहार में रह रहा हो, चाहे कोई कहीं भी रह रहा है, वो वहां का निवासी है। निवासी तो अस्थायी ना होता है। अब आप आके पटना में रह रहे हैं तो निवास कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं तो वहां निवास कर रहे हैं, लेकिन नागरिक आप भारत के हैं। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता और अमेरिका की अलग नागरिकता। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आप केवल भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो आप और बिहार, यूपी या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से कहीं पर भी आप रह रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। नागरिक आप वहां के नहीं है, नागरिक आप भारत के हैं। समझ में आया भाई आप? चलिए, तो भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। बाहर जाके कमाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमाते कमाते अगर वहां का नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता लूज कर दीजिएगा, भारत की नागरिकता आपसे छूट जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद आइए आर्टिकल 10। हाँ जी, क्या आ रहे हैं? 10 में वही बात है, 10 में वही मैटर है, निलंबित और बर्खास्तगी। 10 लिखेंगे, संसद
संसद नागरिकता समाप्त कर सकती है। संसद नागरिकता समाप्त कर सकती है। संसद नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब संसद नागरिकता कैसे समाप्त कर सकती है भाई? तो अगर आप कुछ गलती करिएगा, अगर आप कुछ दुर्व्यवहार करिएगा, अगर आप कुछ मिसबिहेव करिएगा तो संसद आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। और नागरिकता समाप्त करेगी तो सबसे पहला मैटर होगा कि आप वोट देने के काबिल नहीं रहिएगा। तो अगर मान लीजिए कि नागरिकता समाप्त करना इतने आसान काम है रहता, तो अगर अभी बीजेपी सत्ता में है, चुनाव होने वाला है, क्या करती? जितना जितना बीजेपी के खिलाफ आदमी सब है, सबका नागरिकता भी खत्म कर देती। लो भाई, अब तो वोट नहीं देगा तो, अब जब वोट नहीं देगा तो क्या होगा? अब जब वोट नहीं देगा तो अब जो उनके फेवर का लोग है वो वोट देगा, वो जीतेंगे। तो इतना आसान भी नहीं है समाप्त कर देना, है ना? ठीक है, हाँ, इसके लिए प्रूव होना पड़ेगा कि सही में इस आदमी ने ऐसा कुछ किया है कि समाप्त किया जाए। वो आदमी कोर्ट भी जा सकता है इसके लिए, है ना? अगर आप किसी की नागरिकता खत्म करेंगे तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? कोर्ट भी ये कर सकता है, मतलब कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट जाकर के इसको ये करवा सकते हैं। अगर कोर्ट में प्रूव हो गया, है ना, तो कोर्ट क्या कर देगा? आपको खत्म कर देगा। अगर नहीं प्रूव हुआ तो कोर्ट आपका नागरिकता खत्म नहीं होने देगा। ठीक है? देखिए देखिए, अभी इसको ऐसे समझिए कि 3 वर्ड है, त्याग, है ना, अभी जैसे हमने बताया, त्याग, वंचित और बर्खास्तगी। ठीक है, या निलंबित। निलंबित की जगह पर अगर अलग वर्ड लिखना चाहे तो होता है वंचित, से इंग्लिश में कहते हैं डिप्राइड, है ना, कि डिप्राइड कर देगा जाएगा, या आप स्वयं रिजाइन कर दे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपने सरकार ने ही आपको सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो ये तीनों कंडीशन में पहला त्याग वाला कंडीशन तो नो संभाल लेता है कि आप अगर अपने इच्छा से दूसरा देश का नागरिक बन गए तो भारत का नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा, है ना? भारत का नागरिकता आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, दूसरा देश का ले लिए तो त्याग का तो मैटर वहां से ये हो जाता है। बर्खास्तगी और वंचित का क्या है? तो जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के अलग अलग साधन है, तो आदमी अलग अलग तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई गलत सूचना देके भारत का नागरिक बन गया, ठीक है, और बाद में जांच हुआ और पता चला कि भारत का नागरिक बनने के लिए आदमी ने गलत सूचना दिया था, तो सरकार क्या कर देगी? बर्खास्त कर देगी, बोलेगी तुम्हारा नागरिकता खत्म, है ना, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया था। दूसरा चीज क्या हो सकता है वंचित में, कि वंचित में क्या होगा कि आप जैसे भारत में कोई अतिथि आया हुआ है ना, भारत में कोई अतिथि आया हुआ है और उस अतिथि के सामने जा करके आप कुछ ऐसा व्यवहार कर दिए, इतना मतलब बदतमीजी वाला कोई व्यवहार कर दिए, बाहर का कोई चीफ गेस्ट आया है, आप जाके पत्थर फेंक दिए, है ना, आप कुछ गलत ये कर दिए। इससे क्या होगा? भारत का छवि बाहर में खराब होगा। तो इससे आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली आपके वजह से भारत की छवि खराब हो रही है। तो ऐसा अगर कुछ काम करेंगे तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। आप रहिएगा भारत में, लेकिन अब आपका भारत में आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, बस रहिए, खाइए पीजिए, बाकी नागरिकता के लिए जो सुविधा मिलना चाहिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, सरकार को बस अपना वो प्राइवेट नौकरी करिएगा, कहीं पर अपना जीवन चलता रहेगा, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के सरकारी योजना का लाभ नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, आधार कार्ड आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको वंचित कर देगी तो, और बर्खास्त करेगी तो बोलेगी जहां से आए थे वहां चले जाओ, है ना, भाई बर्खास्तगी। ठीक है, और त्याग का मतलब सीधा सा किसका आने लगा जी? टाइम हो गया, अभी टाइम भयल नहीं है। खैर चलिए, आप लोग का तो खैर बचता है तो कोई बात नहीं, आप लोग का तो परिवार से बचता है ना, है नहीं, मतलब आप लोग का भी तो क्या लगभग लोगों का तो परिवार हो गए, होवे ना करेगा जी। आपका परिवार है? परिवार नहीं है? आपका परिवार नहीं है? है फैमिली है? अच्छा, आपका परिवार है? आपका परिवार है जी? है?
नहीं है, नहीं है भाई, हम ऑफिशियली पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका है, मतलब जिन लोग, देखिए जिन लोगों का देखिए, समझिए, जिनका मैरिज हो चुका है उनका परिवार है, जिनका मैरिज नहीं हुआ उनका परिवार नहीं है, वो किसी के परिवार के हिस्सा है। ये व्याख्या है सरकार का। है? मैं अलग नहीं, आपको जमना पड़ेगा ना। आपसे अगर पूछ दिया गया तो आप कहिए कि आपका मतलब, आप तो कह दिए तो चप्पा खिंचा जाइएगा। अभी लोग कह देगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। अब कोनो अच्छा अधिकारी पूछ दिया, ए लोग कह दिया हमारा परिवार हलो, तो बोल तो दिखाओ तो पत्नी कहाँ हलो, तो ले पत्नी है ही नहीं, तो परिवार कहां से, है ना। जब देखिए, परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उनके बच्चे। ये भारत सरकार के का डिफिनीशन है। जब जनगणना भी होता है तो परिवार इसी आंकड़े पर देखा जाता है। ठीक है, हाँ, परिवार के हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने माता पिता के परिवार के हिस्से हैं, आज जिनका विवाह हो गया उनका परिवार हो गया है, अब वो अपने परिवार को विस्तृत करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए। इसलिए तो मैंने आपसे भी पूछा, आप असहज हो गई, अरे हमारा तो हेलो परिवार ना भाई, है नहीं भाई, मेरा भी नहीं, मेरा भी कोई परिवार नहीं है, मैं अभी किसी परिवार का हिस्सा हूं, है ना। तो क्या खैर, मतलब सरकार जो मानती है, उसका मतलब यह है कि जो मैरिड लोग हैं उनका परिवार होता है, और जो अनमैरिड है वो एक परिवार के हिस्सा है ना, मतलब कि वो अपने माता पिता का परिवार है। ठीक है, चलिए, तो 10 में यहां पे रहना कि संसद जो है वो आपका नागरिकता समाप्त कर सकती है ना, आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है, अगर संसद चाहेगी तो नागरिकता समाप्त कर देगी, बशर्ते कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो। अगर आप कुछ गलत नहीं किए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी बाहरी देश की नागरिकता नहीं ली है तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे इतना आसान भी नहीं है कि नागरिकता समाप्त कर देना, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत करेंगे, भारत का सूचना बाहर के किसी शत्रु देश का सूचित करेंगे, देशद्रोह का कोई ऐसा काम कर दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी, नागरिकता आपकी खत्म कर देगी। क्लियर है? चलिए, अब आइए आर्टिकल 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। हाँ, 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ओनली पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट अबाउट द सिटीजनशिप, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, यानी संसद ही एक ऐसी शक्ति है जो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई राज्य अगर चाहे ना कि हम कानून बना दें नागरिकता के संबंध, तो नहीं बना सकता, उसके पास पावर ही नहीं है। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में कानून केवल और केवल संसद बना सकती है। ठीक है, और संविधान सभा ने यही कहा, जब ये बना तो संविधान सभा ने कहा कि देखिए, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो हम बना रहे हैं, ये टेम्पररी प्रोविजन है, अस्थायी है। हम संसद को पावर देते हैं आर्टिकल 11 के तहत कि भविष्य में संसद कानून बनाएगी, और संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही नागरिकता के संबंध में आगे मान्य होगा। तो अब अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि नागरिकता के संबंध में निर्णय कहां से होता है, तो संविधान से नहीं होता है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून से होता है। और संसद ने जो कानून बनाया है उसका नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955, बिल्कुल गुड, नागरिकता अधिनियम 1955। सीए तो बहुआ है, अभी होबे किया कुछ दिन पहले ना, एक से पहले कितना एक दादाजी लोग है आगे, अभी आपको बताते हैं कौन कौन है ना। है? उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी भाई, वो प्रिंसिपल एक्ट है, इसलिए उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्ट।
नागरिकता अधिनियम 1955, उस संविधान में संशोधन नहीं है, वो अलग से नागरिकता के लिए कानून ही बना है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नागरिकता के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 को, संविधान को नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसको संशोधन बोलने का गलती से भी भूल नहीं करिएगा, और कहीं अगर ऑप्शन में भी आए कहीं पर तो संशोधन गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये संशोधन नहीं है। तो 1900 एक्ट, तो रोजो बोलते हैं जी एक्ट, आप लिखबो की होंगी अपने नोटबुक में। हाँ, ये होता है कभी कभी, ये होता है ना जी, कितना बचपन में तो होता था कि गला में अटकल है, आ नहीं रहा है भाई, ये कौन सा चीज है कि अटक गया, नहीं रहा है। हाँ पेट, हाँ पेट में, मुंह में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे क्या होता है, कंफर्म याद नहीं है, रिवीजन नहीं है उतना अच्छा। चलिए, तो नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और नागरिकता कैसे समाप्त होगी। ठीक है, तो इसमें नागरिकता प्राप्ति के साधन, ठीक है, नागरिकता प्राप्ति के साधन और इधर नागरिकता समाप्ति के साधन। कैसे नागरिकता चल जाएगा, ये अब देखिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि भारत का संविधान कितने आधार पर नागरिकता देता है, तो 5 आधार पर, 6 को कहिया हो गया, 5 नागरिकता समाप्ति के 5 साधन और नागरिकता प्राप्ति के 5 और समाप्ति के 3। प्राप्त होगा 5 तरीके से और समाप्त होगा 3 तरीके से। अब देखिए, अब वो 5 तरीका कौन कौन है जिससे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। पहला, जन्म, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण। देखना भाई, लिख लो, लिखो, लिख रहे तो ये भाई, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समाविष्टि। खाली क्षेत्र समाविष्टि है ना, ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं भाई, समझ सकते हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, क्षेत्र समाविष्टि। ठीक है, बाय बर्थ, बाय डायनेस्टी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, ये बर्थ से, ये डायनेस्टी से, ये रजिस्ट्रेशन से, ये नेचुरलाइजेशन से और ये ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, क्षेत्र समाविष्टि, मतलब ये 5 तरह से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, 5 तरह से, ये एकदम याद रखना है कि नागरिकता मिलने का 5 साधन कौन कौन सा, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समाविष्टि। ठीक है, ये 5 तरह से मिलेगा, 3 तरह से समाप्त होगा, जो अभी आपने देखा था, 3 तरह से समाप्त हो जाएगा। और वो पहला है त्याग, है ना, रिजाइन। अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्त, सरकार आपको बर्खास्त कर दे अगर आप गलत सूचना दे करके बने हैं। और तीसरा, वंचित, सरकार आपकी नागरिकता छीन ले आपसे।
ठीक है, त्याग, बर्खास्त और वंचित। ओके, अब देखिए, तो जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, क्षेत्र समाविष्टि, इन 5 आधार पर नागरिकता मिलेगी, 3 आधार पर नागरिकता छीना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी आपसे ये पूछा सकता है कि चूंकि मूल तो यही है, अब नागरिकता देने या लेने के संबंध में यही देखा जाता है, संविधान नहीं देखा जाता है, तो संशोधन जो होता है ना, वो संविधान में नहीं होता है, इसी में होता है, नागरिकता अधिनियम में। तो इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन सबसे पहली बार हुआ 1987 में, 1987 है ना, 86 में प्रोसेस हुआ था, फाइनलाइज हुआ था 87 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकेंड अमेंडमेंट हुआ 1992 में। ठीक है, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में। ठीक है, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 2015 में, और फिर हुआ 2019 में, और 19 वाला सीए है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, हाँ संशोधन हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? 15 में आसाम के मुद्दे को लेकर के एनआरसी का मुद्दा था, इसलिए अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां देखिए, अभी ये जो बहुत बड़ा, जब कानून बना था ना, तो बहुत बड़ा बलंडर मिस्टेक हुआ था सरकार से। इस सरकार को अब देखिए, हम कह दिए बलंडर मिस्टेक, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इंग्लिश समझने वाला कह देगा कि बकलोल टाइप बात हो गया, बलंडर और मिस्टेक दोनों एक ही बात है ना, या तो बलंडर की या तो मिस्टेक कही है, लेकिन ये बहुत बड़का ही था, इसलिए हमने कह दिया कि बलंडर मिस्टेक है ना। तो ये क्या है, तो लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये गलत हो जाएगा वर्ड। ठीक है, तो जन्म जो है, अब इसमें गलती क्या हुई समझिए, मजेदार गलती हुई, और इसका सब भर भर के फायदा उठाया बाहर वाला सब। हाँ, इसमें कहा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, या जिसका भी जन्म भारत में होगा, वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना, कि जिसका जन्म हुआ है वो जन्म से भारत का नागरिक। अगर कोई बाहर का भी आदमी है और उसका जन्म केवल भारत में हो गया कहीं भी, तो वो चाहे तो इस आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। अब क्या हुआ कि 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी। सरकार को समझ ही नहीं रहा था कि भाई जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ कैसे रहा है, अचानक से क्या होगा देश में भाई। बाद में सरकार ने जब ऑब्जर्व किया तो लगा कि यार तो बहुत बड़ा गलती कर दिया हमने, यहां पर जन्म वाला कॉलम दे करके। हमने कहा था कि जिसका जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक। और उधर आर्टिकल 6 और 7 का जो प्रावधान था वो तो कम समय के लिए था, और जब ये कानून बन गया तब यह ना लागू होगा, अब वो तो चलेगा नहीं, तब होगा कि जन्म से। तो अब जो बहुत सारा आदमी था जो बहुत दिन तक पाकिस्तान में रह गया, चाहे कहीं अफगानिस्तान रह गया या पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो वर्तमान का उधर रह गया, अब उसको था कि हमको भारत आना है, अब भारत का नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता कैसे मिलेगा भारत का? तो सब क्या करता था, अपने देश में पहले शादी करता था, है ना, एकदम प्लानिंग करके आता था, अपना देश में शादी किया, और शादी उदी करके बच्चा प्लानिंग कर लेता था अपने देश में। ठीक है, अब भारत सरकार से कहता था कि सरकार तनी हमको तनी हम वीजा दे दीजिए, हम तनी आते हैं, तनी कुतुब मीनार दिखाना है तनी, है ना, हमारी बेगम कह रही है कि कुतुब मीनार देखेंगे, तो कुतुब मीनार देखने के लिए आना है हमको, आगरा देखवाना है, ताजमहल। सरकार कहती थी लो देख लो भाई, हम ग्रांट कर देते थे। अब हम लोग को क्या मालूम क्यों ले रहा है वीजा 2 आदमी को, आ रहा है 3 आदमी, ये थोड़ा ना मालूम था, हम लोग को मालूम ही नहीं था। अब वो आता था, मालूम चला कि आया ताजमहल घूमने, आज 2 दिन घुमा ताजमहल, तीसरा दिन हॉस्पिटल में, वहां हो गया बच्चा। अब बच्चा हो गया, बस लेटर तुरंत भेजा होम मिनिस्ट्री को, सरकार एगो गलती हो गई, गलती हो गई, पगलाई गलती है। अगर आज के समय में भी कहे कि गलती हो गया कोई, तो धर के उसको पीटने का काम करना चाहिए, है कि नहीं? गलती हो गया, ये तो षड्यंत्र रचा गया, इसको तो षड्यंत्र ना कहेंगे जी। भारत का नागरिकता लेने के लिए एक प्रकार का कुचक्र रचा गया, ठीक है, कि सरकार को पता ही नहीं चला। अब तो जन्म हो गया बच्चा का, अब वो कहेगा कि सर अब तो नागरिकता तो देगा, आपका कानून कह रहा है कि जन्म के आधार पर देंगे, तो बच्चा हो गया भारत का नागरिक, तो बचवा नाथ रहेगा इंडिया में नहीं ना। तो अब बच्चा आ गया,
तब उसके बाद क्या चाहिए, तो अब माता पिता को भी दीजिए उसके नाम पर। अब एक के साथ 3 आदमी नागरिक हो गया। अब वो जो प्रोग्राम एगो से शुरू हो हुआ है वो एगो पर रुकेगा है, वो तो अभी और आगे बढ़ेगा। अब ऐसे कर करके खूब सारा जनसंख्या भारत में बढ़ रहा था। कहीं से आता था सब इंडिया, छुट्टी मनाने के नाम पर सरकार देती वीजा, यहां बच्चा करके नागरिक ले लिया, जन्म के आधार ले लिया। अब देखिए जन्म के आधार पर ले लिया नागरिकता, समझ रहे ना। अब नागरिकता, अब इसी से भारत का जो है, हाँ तो अब क्या कर जाएगा, अब कुछ कर देगा। देखा देखा कि अपना मिल ही गया, तो अपना वो तो अपना पूरा तैयारी में ना आया था, उस भारत सरकार को नहीं पता है, वो तो अपना पूरा प्लानिंग से आया है कि हमको रह जाना है ना, तो अपना उस हिसाब से आया। अब सरकार को बाद में समझ में आया है ना, लगभग जो है आप देखेंगे कि 30 साल बाद सरकार को समझ में आया कि गलती कहां पे हुई है। तब सरकार ने यह संशोधन किया जन्म वाले कॉलम में, और तब सरकार ने संशोधन करके कहा कि देखो अब हम केवल जन्म से नागरिकता नहीं देंगे, अब बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी नहीं कि वहां से प्लान बना के आ गए यहां पे लॉन्च कर दिए, है ना। ये थोड़ी चलेगा कि प्लान कहीं और बनाए, यहाँ की श्रीहरिकोटा है कि यहां से इसरो में भेज अपना लॉन्च कर दिया प्रोग्राम, तो वो सब करता था। तो कहा कि अभी नहीं, अब 87 तक केवल था कि 86 तक मुख्य तौर पे था कि ख्याली आपका जन्म से हो जाएगा। अब 86 में इसमें ऐड कर दिया गया कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इस सबको चैलेंज हो गया। अब मैटर ही था कि अब अगर इसको अभी भी नागरिकता लेना है तो अब प्रोग्राम भी इंडिया में बनाइए, लॉन्च भी इंडिया में कीजिए। अभी नहीं कि अपना देश में बना के इंडिया में लॉन्च कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अब इंडिया में, अब तो क्या, अब ये सब का भी हो, पगला सब सोच लिया था कि भारत में रहना है, तो आता था पढ़ने के लिए कि हमको पढ़ने का दे दीजिए। अब आया पढ़ने, हम तो दे दिए पढ़ने का, आ गया पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते इधर मैटर सेट कर लिया, है ना। अब मैटर सेट हो गया, अब मैटर सेट हो गया, शादी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चा हो गया, अब हो गया। अब कहेगा कि सर अब देखिए माँ हो गई यहाँ की, हम है वहां के, अब बच्चा हो गया यहाँ का। अब दिख जाएगा एकदम, क्यों कह रहा ना कि माता पिता में से कोई एक, पगला हो पर मैटर घबरा दिया। अब सरकार सोच रही कि अब हम क्या करें भाई, अब हम कैसे इसको ठीक करें, है ना। तब फिर सरकार जो है वो 2003 में इस कॉलम में फिर संशोधन की, जन्म वाले कॉलम में, है ना। और जन्म वाले कॉलम में फिर से संशोधन की, यहां पे संशोधन करके कहा कि देखो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना चाहिए, और दूसरा के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। वैलिड डॉक्यूमेंट होने की, ऐसा नहीं कि अवैध रूप से भाग के आया हो। कितना भागियों किया जाता था ना, भाग के आ गया अवैध रूप से इंडिया, यहाँ पे शादी उदी कर लिया, अब बच्चा हो गया, तो पहले तो अवैध रूप से था, अब बच्चा हो गया, शादी हो गया, तो वैध रूप से भारत का नागरिकता बन जाता था। तो सरकार ने कहा कि हम नागरिकता उसी को देंगे कि एक माता पिता में से कोई एक तो भारत का हो, और दूसरा जो उसके पास पूरा अच्छा दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो कि जिस देश से आया है उस देश का उसके पास पासपोर्ट हो, उस देश से आने का उसके पास ऑर्डर हो, तमाम चीजें वैलिड डॉक्यूमेंट होंगी, तब हम ग्रांट करेंगे। इन्हें कि कोई भाग के आएगा हम उसको नागरिकता दे देंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इस जन्म वाले कॉलम में सबसे पहला 86 में अमेंडमेंट किया, जो 87 में एग्जीक्यूट हो गया, और फिर 2003 में किया, जिसमें कहा कि माता पिता में से कोई एक भारत का जो है सो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे के पास वैध दस्तावेज होना चाहिए। दस्तावेज नहीं होगा तो फिर हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। क्लियर है? जन्म वाला कलम समझ में आया? देखिए ये मैंने आसान करके प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको समझाया ताकि आपके बात आपके दिमाग में घुस जाए, है ना। अगर मैं यही कानूनी बात बोलता ना तो एक आदमी को समझ में नहीं आता। जो अगर मैं बोल देता वो जो किताब में लिखा हुआ बात है, जो कानून, तो किसी को नहीं बुझाता, अब मैटर गड़बड़ा जाता। अभी पूरा मैटर दिमाग में बैठल होगा कि कौन कहां प्रोग्राम बनाया, कौन कहां लॉन्च किया और कैसे बन गया ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब आइए वंश का मैटर। अब देखिए वंश का मैटर क्या है। वंश के आधार पर भी भारत सरकार नागरिकता देती है ना। भारत का संविधान वंश के आधार पर भी नागरिकता देता है। लेकिन इसमें क्या है कि अब हम लोग के यहां, हम लोग के देश में वंश पिता से चलता है ना। देखते ना कि जब हम सब लोग
हम सब लोग जो टाइटल लिए हुए हैं, ये टाइटल हमारे पिता का टाइटल है, माँ का थोड़ी है। माँ तो अपना आई कार्ड पहले ही भुलवा देती है, नहीं भुलवा देती है। शादी होने के साथ माँ का आई कार्ड गायब हो जाता है। अब माँ का आई कार्ड हो जाता है पिताजी वाला आई कार्ड, है ना, वो पिताजी वाला आई कार्ड लेके घूमती है फिर, है ना, पिताजी वाला टाइटल लग जाता है माँ के साथ। तो हम सब लोग उसी जनरेशन से हैं कि हमारे पास हमारे पिता का टाइटल है। तो जब वंश देखा जाएगा तो पिता से देखा जाएगा, क्योंकि माँ का तो आइडेंटिटी खत्म है। तो इनिशियली क्या होता था कि वंश पिता से देखा जाता था, है ना। इसका मतलब देखिए कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि भारत का कोई लड़का है, ठीक है, और ये विदेश पढ़ने गया, चाहे कमाने गया, चाहे कहीं कुछ भी करने गया, ठीक है, वहां उसको कोई पसंद आ गया, ठीक है, और शादी कर लिया। शादी करने के बाद बच्चा हुआ, तो अब चूंकि वो बच्चा अगर चाहे तो वो अपने पिता, चूंकि बाप उसका कहां का है, भारत का है, तो उस आधार पर जो बाप है वो अपने बच्चे को भारत का नागरिकता दिलवा सकता है कि हम तो भारत के हैं, हमारा बच्चा भी मेरा है, तो चूंकि मेरा वंश है ये, तो इसलिए हम अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। लेकिन यही समझिए कि अगर कोई भारत की लड़की है, महिला है, ये विदेश, इनका कोई उधर मैटर हुआ, शादी हुआ और बच्चा हुआ, तो अब कोई महिला चाहती कि हम अपना, चूंकि हम भारत के नागरिक हैं और हम उसके आधार पर बच्चा को नागरिकता दिलवा दे, तो दिलवा देगी? नहीं दिलवा पाएगी। रीजन, क्योंकि उस वंश तो है ही नहीं। लेकिन ये बात महिलाओं को थोड़ा लेट समझ में आया। लेट कब समझ में आया? 1992 में। 1992 में देश में महिलाओं ने आंदोलन कर दिया कि ये कौन सा बात है भाई, जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, तो फिर यहां पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं वंश के आधार पर? जितना अधिकार पिता को उतना मां को भी दीजिए, यानी कि अगर लड़की भी चाहे तो लड़की भी अपने बच्चे की नागरिकता अपने आधार पर ले सकेगी, है ना, तो ये करे। तो इस तरीके से यहां पर जो है सो ये 1992 से पहले वंश केवल पिता का देखा जाता था, ठीक है, माता का नहीं। लेकिन 1992 के बाद माता और पिता दोनों, मतलब कि 1992 के बाद अगर कोई भारत की लड़की बाहर में जाकर के शादी भी करती है, वहां बच्चा होता है, तो वो अपने नागरिकता के आधार पर अपने बच्चा को भारत की नागरिकता दिलवा सकती है। लेकिन 1992 से पहले अगर ऐसा होता तो नहीं होता था, ठीक है। 1992 में संशोधन करके ये काम यहां पर किया गया। क्लियर है? तो इसलिए आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा ने शादी किया है निक जोनस से, ठीक है, तो है ना, तो कैटरीना तो नागरिकता तो अगर बाहर से भी ली हुई है तो रह रही है भारत में। अगर वो चाहेंगे तो विकी कौशल तो भारत के हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगा, है ना। हाँ, भारत की कोई लड़की करेगी अगर बाहर में, तो सानिया में, तो सानिया में तो मेटरवे खत्म हो गया, है ना, मेटरवे बेचारी का क्लोज हो गया, है ना, मैंने तो बेचारी जाके की थी कितना मेहनत से, उनको इंडिया में लड़का नहीं मिला, जाके पाकिस्तान में की। पाकिस्तान के लड़कों को मतलब जो है, या जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है कि मतलब अगर हिंदुस्तान का लड़का अगर जाके पाकिस्तान में शादी करे तो समझ में आता है? हिंदुस्तान की लड़की जाके पाकिस्तान में शादी करे समझ में आता है जी, है पॉपुलर होने के लिए। तो मैरिज नहीं चला ना। हालांकि देखिए, मैरिज चलने नहीं चलने का मतलब उद्देश्य से कोई मतलब नहीं हो, तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग का बात है ना, वो कहीं पर भी हो सकता है, उससे वो कंट्री बैरियर नहीं है, कंट्री से उसे कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति से नहीं, वो तो समझदारी का बात है। कोई आपस में दो लोग रह रहे हैं, अगर समझदारी बनी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं बनी तो नहीं कंटिन्यू करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, फिर भी लोगों को, इस तरह के लोग जो बड़े लेवल पे जाकर के इस तरह का काम करते हैं, उनको जरूर चाहिए कि अपने संबंधों को ठीक तरीके से चलाए। क्योंकि रीजन क्या है, गलती ये लोग करते हैं और भुगतना आम जनता को पड़ता है, क्योंकि इनकी गलतियां और इनके द्वारा किया गया काम का प्रचार हो जाता है पूरे देश में। अब कोई आम आदमी कुछ करना चाहेगा ना, तो उसको एग्जाम्पल वही दिया जाएगा। तो ये लोग जो एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, इनके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती है। इन्होंने अगर कोई काम किया है तो उसको अच्छे से निभाना चाहिए था, है ना, दोनों को बातचीत करनी चाहिए थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहां पे क्या प्रॉब्लम नहीं होता है? कौन ऐसा संबंध है जहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जी? कोई ऐसा संबंध है जहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आपको बात करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को समझते हुए, इग्नोर करते हुए आपको अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है। अगर दो लोग हैं और दोनों लोग चाहे कि दोनों लोग बराबर से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, तो ही नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पर किसी का डिसरिस्पेक्ट करेगा,
अब ऐसे में एक दूसरे आदमी को उस समय को इग्नोर करने का ताकत होना चाहिए अंदर में कि चलो माफ किया या इग्नोर किया। लेकिन दोनों ही लोग जब अपने अपना ईगो लेकर के घूमेंगे तो संबंध खराब होंगे ही, और जब खराब होंगे तो आम आदमी को इससे दिक्कत होता है। आम आदमी फिर उसका कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो और वो अगर अपने अभिभावक के पास ये लेकर के जाए मैटर कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो अब उसके अभिभावक सबसे पहले एग्जाम्पल इन लोगों का दे देंगे। तो ऐसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर इन्होंने संबंध बनाया है तो उसको निभाएं ठीक से, और नहीं अगर निभाने का ही है तो बनाए ही नहीं, है ना। क्योंकि आप बनाइएगा तोड़िएगा, बनाइएगा तोड़िएगा, इससे आम जनता को दिक्कत होता है। आम आदमी को अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है ना, क्योंकि आम आदमी जब निर्णय लेगा तो लोग उसी का एग्जाम्पल उसके ऊपर थोप देगा। खैर, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अगर सानिया मिर्जा विवाह की भी थी और बच्चा होता है अगर वो चाहती तो अपनी नागरिकता के आधार पर, क्योंकि उन्होंने अपना नागरिकता नहीं छोड़ा है, वो भारत की नागरिक है, तो वो चाहती तो वो बच्चा को नागरिकता दिला सकती थी अपने नागरिकता के आधार पर। यानी वर्तमान में ऐसा नियम नहीं है। भारत की कोई भी महिला या लड़की अगर विदेश में विवाह करती हैं और उनका बच्चा होता है तो वो चाहे तो अपने नागरिकता के आधार पर वो उनकी नागरिकता दिलवा सकती है। ये 1992 से पहले नहीं था, 1992 से ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये यहां पर इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से। ठीक है, अब आगे आइए, पंजीकरण, है ना। जन्म और वंश में कोई दिक्कत नहीं है। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? तो देखिए, यदि आप जो है पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या होता है कि आप मतलब बाहर के कोई व्यक्ति है और उसको भारत का नागरिकता चाहिए, तो वो अगर 5 वर्ष तक लगातार वो 5 वर्ष तक यदि भारत में रह गया है, तो इसके बाद वो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में अपील कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। ये एलिजिबिलिटी है ना। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है कि भाई आप स्टेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड ये सब किए होंगे, तभी आप बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, है ना। तो बैठने का है ना, बाकी तो एग्जाम पास करिएगा तब बनिएगा, नहीं तो नहीं बनिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये एलिजिबिलिटी है कि 5 वर्ष रहिए, 5 वर्ष रहने के बाद आप अप्लाई करिएगा कि हमको भारत का नागरिकता चाहिए। अब सरकार आपकी परीक्षा लेगी इसका मतलब कि जांच करेगी कि 5 वर्ष तक आप भारत में क्या कर रहे थे। अगर भारत सरकार ये पाती है कि 5 वर्ष तक आप अच्छा काम कर रहे थे, भारत में आपका अच्छा छवि है, कभी जेल नहीं हुआ है, कभी मारपीट नहीं हुआ है किसी के साथ, है ना, कहीं कोई बम नहीं फोड़े हैं आप, है ना, कभी किसी कांड में नहीं पकड़े गए हैं, तो ये इस तरह के आपका एकदम स्वच्छ छवि और बढ़िया ये है, तो भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहेगी तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता दे सकती है। ठीक है, अगर 5 वर्ष तक आप लगातार रह गए तो नागरिकता भारत की आपकी मिल सकती है। ठीक है, प्रकृतिकरण को देशीकरण भी कहते हैं। तो प्रकृतिकरण और देशीकरण मतलब क्या होगा कि आप हैं बाहर के लेकिन हो गए पूरे तरीके से भारतीय। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक नियम है कि भारत के संविधान का संविधान में जो 22 भाषाओं का जो चर्चा किया गया है ना, 22 भाषा भारत के संविधान में, इस 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा के अगर आप जानकार हो गए हैं, इसका मतलब कि आप भारत के कल्चर से जुड़ गए हैं। आप हैं विदेशी लेकिन इस 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा के अगर आप जानकार हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावे जीवन में आप अपने किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं, बहुत बड़ा आपका नाम है और आप चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक बनना चाहें, तो सरकार आपको नागरिकता दे देगी। अब मान लीजिए कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है और वो चाहता है कि हम भारत के नागरिक बन जाए, तो सरकार उसको तुरंत दे देगी, क्योंकि वो साइंटिस्ट होगा, है ना, या अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया होगा। और वैसा आदमी जब भारत का नागरिक बनेगा तो भारत के विकास में उसका योगदान होगा। तो ऐसा आदमी जो अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हुआ है, उसको भी देशीकरण के तहत सरकार नागरिकता दे सकती है। या फिर अगर वो 22 भाषा में से किसी एक भाषा को जानकार है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भारत के कल्चर को, पाकिस्तानी सिंगर थे एक अदनान सामी, है ना, जो बहुत फेमस सिंगर है, अभी उनको भारत की नागरिकता मिल गई है, तो उनको जो नागरिकता दी गई वो देशीकरण की वजह से दिया गया, क्योंकि वो बहुत भारत में बहुत पॉपुलर है, लोग उनको सुनते हैं, लेकिन वो थे पाकिस्तान के और यहां पर वीजा पर रह रहे थे इंडिया में।
लेकिन भारत में उनकी इतनी पॉपुलरिटी है, लोग इतना उनको मतलब जानते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और उन्होंने जब सरकार से आवेदन किया कि हम चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बन जाए, तो सरकार ने उनको बना दिया भारत का नागरिक, कोई दिक्कत नहीं है। और बनान सामी भारत के नागरिक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कल्चरल तौर पे भी भारत में अपना अगर एक पहचान बना लेते हैं और अच्छा खासा आप काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार ऐसी स्थिति में भी आपको नागरिकता ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो वो होता है आपको प्रकृतिकरण के तहत। इसके अलावा क्षेत्र समाविष्टि, ऑक्युपाइड एरिया, इसमें क्या होता है? क्षेत्र समाविष्टि में क्या होता है? अगर भारत की सरकार किसी देश पर हमला कर देती है और उसको अपने में मिला लेती है, तो वहां के लोग अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे बिना किसी प्रोसेस के। जैसे कि हमने सिक्किम को मिला लिया, तो सिक्किम के लोग बिना किसी प्रोसेस के भारत के नागरिक हो गए। अगर हम भविष्य में पाकिस्तान को मिला लेते हैं कि भाई चलो आ जाओ, हो गया तुम्हारा मैटर क्लोज हो गया, तो सारे पाकिस्तान के लोग उसी समय भारत के नागरिक हो जाएंगे। आज बस भारत की सरकार घोषणा कर दे कि ये टेरिटरी हमारा है, तो उसी को कहते हैं ऑक्युपाइड एरिया। जिस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे वहां कोई प्रोसेस कराने का काम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 तरीका जो है वो भारत में नागरिक बनने का है। ठीक है, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समाविष्टि। क्लियर है? क्या सिक्किम तो पीछे ही बता चुके आपको कैसे मिला। 36वां संविधान अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम में अलग चोग्याल वंश का शासन था, तो जैसे ही सिक्किम भारत का राज्य बना, तो सिक्किम के पूरे लोग भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, कोई भी बाहरी देश को जब आप भारत मिलाएगा अपने में, तो वो हो जाएंगे भारत के नागरिक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, समाप्ति के भी 3 साधन बताया गया है, त्याग, बर्खास्त और वंचित। इसमें वही बात है जो पीछे हमने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है और किसी बाहरी देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो इमीडिएट उसी समय क्या होगा, उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो मतलब ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई देश उसको भारत की नागरिकता ग्रांट करेगा, भारत की नागरिकता उसकी उसी समय स्विच हो जाएगी, उसी समय उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये त्याग के तहत होता है। बर्खास्तगी में क्या होगा, सस्पेंशन में, कि बर्खास्त तब होगा जब कोई इन आधार पर पंजीकरण या प्रकृतिकरण इसके तहत भारत का नागरिक बना है, अब बाद में मालूम चलता है कि वो जो सूचना दिया वो गलत सूचना दिया है ना, तो जब ये गलत सूचना दिया तो सरकार क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी। ठीक है, और अगर कोई भारत का नागरिक देशद्रोह कर देता है, दुर्व्यवहार कर देता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे भारत की प्रतिष्ठा को हानि होती है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्लियर है? यहां तक में से कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना, कि कैसे नागरिकता मिलेगा और कैसे नागरिकता समाप्त होगा। क्लियर है? इसको ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ, त्याग का मतलब कि छोड़ देना। हाँ, अपनी मर्जी से, बिल्कुल निकाल नहीं रहे आप, अपने मर्जी से किसी दूसरे को स्वीकार कर लिया तो ये छूट गया। ठीक है।